यूरोप अपने भूतकाल के एक अनचाहे साए राष्ट्रवाद से जूझ रहा है। एक समय इतिहास के पन्नों में दफन समझा जाने वाला ये ताकतवर भाव फिर से उभर आया है और पूरे महाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य पर एक लंबी परछाई डाल रहा है। यूरोप भर में भीड़भाड़ वाली राजधानियों से लेकर छोटे कस्बों तक राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही हैं। ये स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रही है और यूरोपीय एकीकरण और पहचान के भविष्य पर गंभीर सवाल उठा रही है। राष्ट्रवाद का ये पुनरुत्थान कोई अचानक घटना नहीं है, यह वर्षों से अंदर ही अंदर पक रहा था। कई कारकों के मिलन से ये भड़का है। आर्थिक चिंताएं, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव और वैश्वीकरण की कथित विफलताओं ने राष्ट्रवादी विचारों को जड़ पकड़ने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है। ये विचार अक्सर गहरे बैठे डर और असुरक्षाओं का फायदा उठाते हैं, जटिल समस्याओं का सरल समाधान पेश करते हैं और इस अनिश्चित दुनिया में व्यवस्था और नियंत्रण की भावना बहाल करने का वादा करते हैं। यह पुनरुत्थान केवल अकादमिक रुचि का विषय नहीं है, इसके यूरोपीय समाजों के लिए ठोस परिणाम है। राष्ट्रवादी दलों और आंदोलनों के उदय के साथ ही विदेशी लोगों से नफरत, असहिष्णुता और भेदभाव में भी वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यक समूह, अप्रवासी और जिन्हें बाहरी माना जाता है, वे संदेह और शत्रुता का निशाना बन गए हैं, जो विविधता और समावेश के उन मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं जिन्हें यूरोप लंबे समय से कायम रखना चाहता है। राष्ट्रवाद का फिर से उभरना यूरोपीय परियोजना के लिए एक बुनियादी चुनौती पेश करता है। यूरोपीय संघ, जिसकी स्थापना सहयोग, एकीकरण और साझा संप्रभुता के सिद्धांतों पर हुई है, अब एक ऐसी केंद्रापसारक शक्ति का सामना कर रहा है जो इसे अलग करने की धमकी दे रही है। जैसे जैसे राष्ट्रवादी नेता सामूहिक कार्रवाई के बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान करने की यूरोपीय संघ की क्षमता और भू राजनीतिक अस्थिरता पर सवाल उठाया जा रहा है। पूरे यूरोप में दूर दराज पार्टियों ने बहुत ज्यादा चुनावी फायदे उठाए हैं, लोगों की चिंताओं और आज के हालात से नाखुशी का फायदा उठाकर। ये पार्टियां जो कभी पॉलिटिक्स के किनारे पर थीं, अब मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, नेशनल पार्लियामेंट्स में जगह बना रही हैं और कुछ देशों में तो सरकारें भी बना रही हैं। उनकी कामयाबी उनके राष्ट्रवादी मैसेज की बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है, खासकर कुछ लोगों के बीच। एक अच्छा एग्जाम्पल है जर्मनी, जहां दूर दराज ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD पार्टी की पॉपुलैरिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है। हाल ही के स्टेट इलेक्शंस में AFD ने काफी वोट्स हासिल किए, कुछ रीजन्स में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पार्टी की कामयाबी ने जर्मन पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है, देश की लिबरल डेमोक्रेसी के प्रति लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को चुनौती दी है और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के फिर से उभरने की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। फ्रांस में मरीन ले पेन की नेशनल रैली पार्टी फ्रेंच पॉलिटिक्स में एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है। हालांकि ले पेन 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हार गई, लेकिन ओपिनियन पोल्स और रीजनल इलेक्शंस में उनकी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से पता चलता है कि उनका नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म काफी फ्रेंच वोटर्स को पसंद आ रहा है। नेशनल रैली का इमिग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म पर फोकस उन वोटर्स को पसंद आया है जो ग्लोबलाइजेशन से पीछे छूट गए हैं और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से निराश हैं। इटली में भी दूर दराज पार्टियों का उदय हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख है जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। मेलोनी की पार्टी, जिसकी जड़ें इटली के नियो फैशिस्ट मूवमेंट में हैं, इमिग्रेशन, आर्थिक मंदी और इटालियन आइडेंटिटी के कमजोर होने की चिंताओं का फायदा उठाकर आगे बढ़ी है। ब्रदर्स ऑफ इटली की चुनावी कामयाबी इटली में फैशिज्म के असर और देश के परेशान करने वाले पास्ट का सामना करने की चुनौतियों की याद दिलाती है। ये एग्जाम्पल्स यूरोप में दूर दराज पार्टियों के बढ़ते प्रभाव को दिखाते हैं। हालांकि इन पार्टियों की शिकायतें और नीतियां अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनमें नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म और सत्ता विरोधी भावना की एक कॉमन बात है। उनकी कामयाबी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज से लोगों की निराशा और बदलाव की चाहत को दर्शाती है, भले ही वह बदलाव लोकतांत्रिक नॉर्म्स और वैल्यूज की कीमत पर ही क्यों न आए। राष्ट्रवाद अपने मूल रूप में एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड आइडियोलॉजी है जो राष्ट्र को पॉलिटिकल अलीजेंस की प्राइमरी यूनिट मानता है। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर और वैल्यूज पर जोर देता है, अक्सर कलेक्टिव आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की भावना को इन्वोक करता है।
जबकि राष्ट्रवाद एकता और सॉलिडारिटी के लिए एक पावरफुल फोर्स हो सकता है, इसमें एक्सक्लूजनरी और डिवाइसिव होने की भी क्षमता है, खासकर जब इसका इस्तेमाल आउटसाइडर्स माने जाने वालों के खिलाफ भेदभाव को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। यूरोप में कंटेम्पररी नेशनलिज्म 20वीं सदी के अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म से कुछ की रिस्पेक्ट्स में अलग है। पिछले समय के फैशिज्म के विपरीत, जो दूसरे राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करना और उन पर हावी होना चाहता था, आज का राष्ट्रवाद ज्यादा इनवर्ड लुकिंग और डिफेंसिव है। यह ग्लोबलाइजेशन, इमिग्रेशन और मल्टीकल्चरलिज्म से परसीव्ड थ्रेट्स के खिलाफ नेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल होमोजेनिटी की भावना को प्रिजर्व करने पर फोकस करता है। यह नया राष्ट्रवाद अक्सर कल्चरल एंग्जाइटी के रूप में प्रकट होता है, एक डर कि ट्रेडिशनल वैल्यूज और वेज ऑफ लाइफ एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं। यह एक बायगॉन एरा के लिए नॉस्टैल्जिया की भावना से प्रेरित है, जब नेशनल आइडेंटिटीज को ज्यादा डिस्टिंक्ट और लेस परमिएबल माना जाता था। यह नॉस्टैल्जिया अक्सर कॉस्मोपॉलिटनिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म के रिजेक्शन के साथ इंटरट्वाइंड होती है, जिन्हें नेशनल कल्चर्स को डिल्यूट करने और सोशल कोहेजन को कमजोर करने वाला माना जाता है। एक और की डिफरेंस है जिस तरह से राष्ट्रवाद एक्सप्रेस किया जाता है। जबकि 20वीं सदी का राष्ट्रवाद अक्सर मिलिटरिज्म और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से जुड़ा था, कंटेम्पररी नेशनलिज्म कल्चरल और सोशल पॉलिसीज के माध्यम से प्रकट होने की ज्यादा संभावना है, जिसका उद्देश्य नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। इसमें इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने, नेशनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को प्रमोट करने और फॉरेन आइडियाज और वैल्यूज के इन्फ्लुएंस को लिमिट करने के मेजर्स शामिल हो सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का फिर से उभरना एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, जिसकी जड़ें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स के मेल में गहरी हैं। इन अंडरलाइंग कॉजेज को समझना इस रिसर्जेंस से उत्पन्न चुनौतियों के लिए इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज डेवलप करने के लिए क्रूशल है। एक की फैक्टर यूरोप की ग्लोबल स्टैंडिंग में इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली दोनों तरह से रिलेटिव डिक्लाइन है। यूरोप की इकोनॉमिक वोज, खासकर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और उसके बाद यूरोजोन डेट क्राइसिस के बाद, ने कई यूरोपीय लोगों में एंजाइटी और इनसिक्योरिटी की भावना को बढ़ावा दिया है। ग्लोबलाइजेशन का उदय और इकोनॉमिक पावर का एशिया की ओर शिफ्ट होने से जॉब लॉसेस, वेज स्टैग्नेशन और कई लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में डिक्लाइन आया है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इस इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ने उन नेशनलिस्ट नैरेटिव्स के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया है जो यूरोप की वोज के लिए ग्लोबलाइजेशन और इमिग्रेशन को दोष देते हैं। सोशल और कल्चरल एंग्जाइटीज भी राष्ट्रवाद के रिसर्जेंस में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाती हैं। तेजी से सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नॉन यूरोपियन कंट्रीज से बढ़ते इमिग्रेशन के साथ ने कुछ यूरोपीय लोगों को सोसाइटी में अपनी जगह के बारे में डिसोरिएंटेड और अनसर्टन महसूस कराया है। इन एंग्जाइटीज का अक्सर नेशनलिस्ट पॉलिटिशियंस द्वारा फायदा उठाया जाता है, जो एक मोर होमोजीनियस और कल्चरली यूनिफाइड पास्ट के लिए नॉस्टैल्जिया की भावना को अपील करते हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की इन कंसर्न्स को एड्रेस करने में परसीव्ड फेलियर्स ने भी राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया है। कई वोटर्स ट्रेडिशनल पार्टीज और इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में उनकी परसीव्ड इनएबिलिटी से डिसइल्यूजन्ड होकर एक अल्टरनेटिव के रूप में नेशनलिस्ट पार्टीज की ओर रुख कर चुके हैं। ये पार्टीज अक्सर खुद को आउटसाइडर्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के कॉम्प्रोमाइजेस और करप्शन से अनटेंटेड हैं और रेडिकल चेंज का वादा करते हैं। भाग 5, सोशल मीडिया का झांसा, असंतोष को बढ़ावा देना। डिजिटल युग में सोशल मीडिया जनता की राय बनाने और राजनीतिक समर्थन जुटाने का एक पावरफुल टूल बन गया है। जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कई बेनिफिट्स हैं, वे गलत सूचना, ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद सहित एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं के फैलाव के ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी बन गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को गवर्न करने वाले एल्गोरिथम्स अक्सर एक्यूरेसी से ज्यादा एंगेजमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं, जिससे इको चेम्बर्स बनते हैं जहां यूजर्स को मुख्य रूप से ऐसी कंटेंट दिखाई जाती है जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को रीइंफोर्स करती है, चाहे उनका फैक्चुअल बेसिस कुछ भी हो। दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी समूह अपने मैसेज को फैलाने और नए फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में पर्टिकुलरली एडेप्ट रहे हैं। वे मीम्स, वायरल वीडियोस और भड़काऊ रेटोरिक बनाने और फैलाने जैसी सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग एंग्जाइटीज का फायदा उठा सकें, ग्रीवेंसेस को एम्पलीफाई कर सकें और समाज में डिवीजन पैदा कर सकें।
ये ग्रुप्स अक्सर युवाओं को टारगेट करते हैं जो सोशल मीडिया की परसुएसिव पावर के प्रति पर्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं और उनमें फैक्ट और फिक्शन में अंतर करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की कमी हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटीज के निर्माण को भी फैसिलिटेट करते हैं जहां शेयर्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वाले लोग कनेक्ट हो सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं और कलेक्टिव एक्शन के लिए मोबिलाइज हो सकते हैं। ये ऑनलाइन स्पेसेस रेडिकलाइजेशन के लिए इंक्यूबेटर्स का काम कर सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और उन लोगों के बीच सॉलिडेरिटी की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एलियनेटेड महसूस करते हैं। इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एनोनिमिटी कुछ लोगों को एक्सट्रीम व्यूज एक्सप्रेस करने और हेटफुल रेटरिक में शामिल होने के लिए और भी एम्बोल्डन करती है जो वे पब्लिकली नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का उदय पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स में ट्रस्ट की डिक्लाइन के साथ हुआ है, जिन्हें अक्सर बायस्ड या आम लोगों की चिंताओं से आउट ऑफ टच माना जाता है। इसने एक वैक्यूम पैदा कर दिया है जिसे ऑल्टरनेटिव न्यूज सोर्सेज ने भर दिया है, जिनमें से कई नेशनलिस्ट, पॉपुलिस्ट और कंस्पिरेटोरियल व्यू पॉइंट्स को प्रमोट करते हैं। ये ऑल्टरनेटिव मीडिया आउटलेट्स अक्सर खुद को ट्रूथ के पर्वेयर्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं और दावा करते हैं कि वे करंट इवेंट्स पर एक अनफिल्टर्ड पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सपोज्ड बायसेस से मुक्त है। हालांकि वास्तव में इनमें से कई आउटलेट्स अपने एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, डिस्टॉर्शन और आउटराइट फैब्रिकेशन में शामिल होते हैं। सेक्शन 6 रूल ऑफ लॉ अंडर थ्रेट, लोकतंत्र पर मंडराता खतरा। यूरोप में राष्ट्रवाद का फिर से उभार कानून के राज और लोकतांत्रिक मूल्यों, जिन पर यूरोपीय संघ की नींव रखी गई थी, के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे राष्ट्रवादी पार्टियां सत्ता में आती हैं, वे अक्सर लोकतांत्रिक मानदंडों और संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करती हैं, अपना नियंत्रण मजबूत करती हैं और असहमति को सीमित करती हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का यह क्षरण एक धीमी प्रक्रिया है जिसे अक्सर राष्ट्रीय हितों की रक्षा या व्यवस्था बहाल करने के प्रयासों के रूप में प्रछन्न किया जाता है। राष्ट्रवादी सरकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम रणनीति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करना है। वे ऐसे जजों को नियुक्त करने का प्रयास कर सकते हैं जो उनकी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखते हों, मौजूदा जजों पर उनके पक्ष में फैसला सुनाने का दबाव डालें या अदालतों की संरचना को भी बदल दें ताकि वे राजनीतिक प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएं। ये कार्य शक्तियों के पृथक्करण, लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला को नष्ट करते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना अधिक कठिन बना देते हैं। एक और चिंताजनक प्रवृत्ति प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते हमले हैं। राष्ट्रवादी सरकारें अक्सर आलोचनात्मक मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों को राज्य का दुश्मन मानती हैं और उन्हें चुप कराने या डराने की कोशिश करती हैं। वे प्रतिकूल कवरेज को दबाने के लिए मानहानि कानूनों, नियामक निकायों या यहां तक कि हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया के भीतर भय और आत्म सेंसरशिप का माहौल बनाना, बोलने की आजादी का यह दमन सार्वजनिक चर्चा को सीमित करता है। राष्ट्रवादी आख्यानों को चुनौती देना और सरकारों को जवाबदेह ठहराना और अधिक कठिन बना देता है। राष्ट्रवादी सरकारें मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन को बढ़ावा देने वाले नागरिक समाज संगठनों को भी निशाना बना सकती हैं। इन संगठनों को अक्सर विदेशी एजेंट या लोगों के दुश्मन के रूप में चित्रित किया जाता है और उनकी गतिविधियों को कानून, धन की कमी या पूरी तरह से उत्पीड़न के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है। नागरिक समाज का यह कमजोर होना नागरिकों को संगठित होने, असहमति व्यक्त करने की क्षमता को कमजोर करता है और अपनी सरकारों को जवाबदेह ठहराएं। 7वां भाग, एक ग्लोबल घटना, दुनिया भर में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का फिर से उभरना सिर्फ यूरोप की बात नहीं है। यह एक ग्लोबल ट्रेंड है जो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग रूपों में देखा जा रहा है। अमेरिका में राइट विंग पॉपुलिज्म के उदय से लेकर भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के रिसर्जेंस तक पहचान, ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बदलते समाज को लेकर चिंताएं पूरी दुनिया में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का रही हैं। राष्ट्रवाद का यह ग्लोबल रिसर्जेंस उन अंडरलाइंग एंग्जाइटीज और शिकायतों को दर्शाता है जो राष्ट्रीय सीमाओं और सांस्कृतिक डिफरेंसेस से परे हैं।
अमेरिका में 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव अमेरिकी राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म को सामने ला दिया, जो सालों से अंदर ही अंदर पक रहा था। ट्रंप का कैंपेन रेटरिक, जो अक्सर इमिग्रेंट्स, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को डिमोनाइज करता था, अमेरिकी जनसंख्या के एक हिस्से के साथ रेजोनेट हुआ, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल चेंज से खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करते थे। उनका प्रेसिडेंसी, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज, इमिग्रेशन पर रेस्ट्रिक्शंस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट से विथड्रॉल के कारण ग्लोबल एंगेजमेंट से एक रिट्रीट और संकीर्ण राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने को रिफ्लेक्ट करता है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा को बढ़ावा देकर प्रमुखता से उभरी है। बीजेपी की विचारधारा, जो भारतीय राष्ट्रीय पहचान को हिंदू टर्म्स में डिफाइन करना चाहती है, ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के अधिकारों के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। पार्टी की पॉलिसीज, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करना भी शामिल है, जिसने मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, ने तनाव को और बढ़ा दिया है और भारत की मुस्लिम आबादी के बीच मार्जिनलाइजेशन की आशंकाओं को हवा दी है। ये एग्जाम्पल्स राष्ट्रवाद के रिसर्जेंस के ग्लोबल नेचर और इसके डाइवर्स फॉर्म्स को हाईलाइट करते हैं, जबकि राष्ट्रवाद की स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस स्थानीय कॉन्टेक्स्ट के आधार पर अलग अलग हो सकती है। पहचान, संस्कृति और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर अंडरलाइंग एंग्जाइटीज सीमाओं के पार शेयर्ड हैं। राष्ट्रवाद की ओर ये ग्लोबल ट्रेंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मल्टीलैटरलिज्म और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। Section 8 Countering the Tide Strategies for a More Inclusive Future. ज़्यादा inclusive future के लिए strategies. The rise of nationalism presents a formidable challenge to the values of tolerance, diversity and international cooperation. राष्ट्रवाद का बढ़ना टॉलरेंस, डाइवर्सिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे वैल्यूज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। However, it is not an insurmountable one. लेकिन ये कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसे पार ना किया जा सके। Countering the nationalist tide requires a multi-pronged approach that addresses the underlying anxieties fueling its rise while simultaneously reaffirming the benefits of an open, inclusive and interconnected world. राष्ट्रवाद की लहर का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा मल्टी-pronged अप्रोच चाहिए जो इसके बढ़ने के पीछे की एंग्जाइटीज को एड्रेस करे और साथ ही एक ओपन, इंक्लूसिव और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के बेनिफिट्स को रीअफर्म करे। This necessitates a combination of long-term structural changes and immediate policy interventions aimed at mitigating the social and economic conditions that make nationalist narratives appealing. इसके लिए long-term structural changes और immediate policy interventions का combination जरूरी है, जो उन social और economic conditions को कम करे जिससे nationalist narratives appealing लगते हैं। A crucial first step is to address the economic anxieties that often drive support for nationalist parties. सबसे पहला और जरूरी स्टेप है उन इकोनॉमिक एंग्जाइटीज को एड्रेस करना जो अक्सर नेशनलिस्ट पार्टीज को सपोर्ट दिलाती हैं। This requires investing in education and job training programs that equip individuals with the skills needed to succeed in a globalized economy. इसके लिए एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है, जो लोगों को ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सक्सेस पाने के लिए जरूरी स्किल्स दे। Governments should prioritize policies that promote inclusive economic growth, ensuring that the benefits of globalization are shared more equitably and that no one is left behind. Governments को ऐसी policies को prioritize करना चाहिए जो inclusive economic growth को promote करें और ये ensure करें कि globalization के benefits सब तक equally पहुंचें और कोई भी पीछे ना छूटे। This includes investing in infrastructure, supporting small businesses, and strengthening social safety nets to protect those most vulnerable to economic shocks. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना और सोशल सेफ्टी नेट्स को स्ट्रॉन्ग करना शामिल है, ताकि इकोनॉमिक शॉक से सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। Equally important is the need to combat misinformation and promote media literacy, particularly among young people. उतना ही इम्पोर्टेंट है मिसइंफॉर्मेशन से लड़ना और मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना, खासकर यंग पीपल में। This involves supporting independent journalism,
promoting critical thinking skills and educating citizens about the dangers of online radicalization. इसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करना और सिटीजन्स को ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के डेंजर्स के बारे में एजुकेट करना शामिल है. Social media companies have a responsibility to combat the spread of hate speech and misinformation on their platforms, and governments should hold them accountable for failing to do so. Social media companies की responsibility है कि वो अपने platforms पर hate speech और misinformation के spread को रोकें और governments को उन्हें ऐसा न करने पर accountable ठहराना चाहिए. Strengthening democratic institutions and upholding the rule of law is paramount in the face of nationalist challenges. Nationalist challenges के सामने democratic institutions को strong करना और rule of law को uphold करना सबसे important है. This includes protecting the independence of the judiciary, safeguarding freedom of the press and freedom of expression, and supporting civil society organizations that promote democratic values. इसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना, प्रेस की फ्रीडम और एक्सप्रेशन की फ्रीडम को सेफगार्ड करना और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने वाली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना शामिल है. Governments should resist the temptation to erode democratic norms in the name of security or national interest, as such actions ultimately undermine the very foundations of a free and open society. Governments को security या national interest के नाम पर democratic norms को इरोड करने के टेम्पटेशन का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्शंस अल्टीमेटली एक फ्री और ओपन सोसाइटी की नींव को ही कमजोर करते हैं. सेक्शन 9 कंक्लूजन. राष्ट्रवाद के अनजान रास्तों पर चलना, यूरोप और उसके बाहर राष्ट्रवाद का फिर से उभरना दुनिया के मौजूदा ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. यह एक ऐसी ताकत है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, टॉलरेंस और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की दशकों की प्रोग्रेस को खत्म करने की धमकी देती है. इस रिसर्जेंस को चलाने वाले कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को समझना इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, जो नेशनलिस्ट नैरेटिव्स की तरफ खींचे जाने वालों की सही शिकायतों को दूर करते हुए एक ओपन, इंक्लूसिव और इंटरकनेक्टेड दुनिया के महत्वों की फिर से पुष्टि करता है. आगे का रास्ता ध्यान से चुनना होगा, जिसमें राष्ट्रवाद के मूल कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने की जरूरत को बैलेंस करना होगा. इसके लिए डायलॉग, एम्पैथी और एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की रिन्यूड कमिटमेंट की जरूरत है कि हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी राष्ट्रीय सीमाओं से परे है. यूरोप का और वास्तव में दुनिया का भविष्य विजडम, करेज और फ्रीडम, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी के सिद्धांतों के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ इन अनजान रास्तों पर चलने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है. राष्ट्रवाद के रिसर्जेंस से आने वाली चुनौतियों का इफेक्टिवली सामना करने में विफलता के सिग्निफिकेंट रिस्क्स हैं. यह बढ़ते हुए जेनोफोबिया, इंटॉलरेंस और प्रोटेक्शनिज्म के कारण एक और ज्यादा फ्रैगमेंटेड, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन दुनिया की ओर ले जा सकता है. यह क्लाइमेट चेंज, गरीबी और महामारियों जैसी प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कमजोर कर सकता है. दांव पर बहुत कुछ लगा है और आत्मसंतुष्टि का समय अब खत्म हो गया है. हमें इस चुनौती का सामना करना होगा, डर या विभाजन के साथ नहीं, बल्कि सभी के लिए एक और ज्यादा न्यायपूर्ण, समान और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की रिन्यूड कमिटमेंट के साथ. इस आखिरी सीन में हम आगे की पीढ़ी के लिए राष्ट्रवाद की कहानी बनाने में शिक्षा के रोल पर ध्यान देंगे. जैसे जैसे स्कूल विचारों की जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवाद कैसे पढ़ाया जा रहा है और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है. ये चैप्टर आधुनिक युग में राष्ट्रवाद की पेचीदा गतिशीलता और इसके प्रभावों के बारे में गहराई से बताता है, खासकर शिक्षा के पहलुओं पर और कक्षाओं में इसे कैसे सिखाया जा रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करता है. दुनिया भर में शिक्षा व्यवस्थाएं राष्ट्रवाद को संतुलित तरीके से पेश करने की चुनौती से जूझ रही हैं. एक तरफ स्टूडेंट्स में गर्व और पहचान की भावना पैदा करने की जरूरत है. दूसरी तरफ आलोचनात्मक सोच और व्यापक, इंटरकनेक्टेड दुनिया की समझ को बढ़ावा देना भी जरूरी है. टेक्स्ट बुक्स की कंटेंट, शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब इस नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हम इस बारे में अलग अलग नजरिए देखेंगे कि पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद को कैसे शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय इतिहास के महिमा मंडन से लेकर पिछले और वर्तमान के राष्ट्रवादी आंदोलनों की आलोचनात्मक जांच तक.
यह व्यापक समझ इस बात पर प्रकाश डालेगी कि शिक्षा कैसे विभाजनकारी विचारधाराओं को मजबूत कर सकती है या फिर ज्यादा समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण विश्व दृष्टि को बढ़ावा दे सकती है। अलग अलग देशों के केस स्टडीज की जांच करके हम राष्ट्रवाद को पढ़ाने में मिली सफलताओं और सामने आई चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शिक्षक राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने और जेनोफोबिया और बहिष्कार के नुकसानों से बचने के बीच उस बारीक रेखा पर कैसे चलते हैं। बच्चों के सामने आने वाले राष्ट्रवादी विचारों को आकार देने में माता पिता और समुदाय क्या भूमिका निभाते हैं। अंततः इस चैप्टर का उद्देश्य राष्ट्रवाद के भविष्य को आकार देने में शिक्षा की भूमिका पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करना है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह साफ है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को राष्ट्रवाद के बारे में जिस तरह से शिक्षित करते हैं, उसका हम जिस तरह का समाज बनाते हैं, उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे शिक्षकों, नीति निर्माताओं और समुदायों को गंभीरता से लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहिष्णुता, सहानुभूति और वैश्विक नागरिकता के मूल्य शैक्षिक एजेंडे में सबसे आगे हों। हमारी दुनिया का भविष्य उन सबक पर निर्भर करता है जो हम आज अपने बच्चों को सिखाते हैं। शिक्षा में राष्ट्रवाद के प्रति अधिक समावेशी और विचारशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर हम 21वीं सदी के अनजान रास्तों पर विजडम और कंपैशन के साथ चलने की उम्मीद कर सकते हैं।